हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की श्रृंखला में आज एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, हिस्ट्री की जो श्रृंखला हम पढ़ रहे हैं, उसका ये अगला चैप्टर है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखिए, क्लास 6 में जो हिस्ट्री का जो पार्ट है वह प्राचीन भारत से संबंधित है। तो एनसीईआरटी का जो अध्ययन है वह हमारे अंदर एक समझ विकसित करता है, और उस समझ के हिसाब से यदि हम तैयारी करते हैं तो आने वाली परीक्षा में हमें प्रश्न देखने को भी मिलते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो वह वास्तव में एनसीईआरटी से आ रहे होते हैं। तो ये जो हिस्ट्री वाली जो श्रृंखला है, हिस्ट्री का जो अध्ययन है, वो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, चाहे वो टीचर की परीक्षा है, चाहे वो कोई अन्य परीक्षा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर में बताया गया है कि 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में क्या हो गए थे, प्रतिष्ठित हो गए थे। उस यज्ञ का नाम क्या था? अश्वमेध यज्ञ। देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था कि राजा जब पूजा करता था, यज्ञ करवाता था, तो अपना घोड़ा एक क्षेत्र विशेष में वह घुमाने के लिए भेजता था। तो जो भी व्यक्ति उस घोड़े का विरोध करता था, तो राजा को उस व्यक्ति से युद्ध लड़ना पड़ता था, और यदि घोड़ा जो है वह कहीं भी बिना विरोध के घूमकर आ जाता था, तो वह पूरा क्षेत्र उस राज्य के आ जाता था, अधीन आ जाता था। तो ऐसा ही यज्ञ करके लोग अपने आप को राजा के रूप में क्या करने लगे, प्रतिष्ठित करने लगे। तो अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, तथा इसको आयोजित करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। कि सीधी सी बात है, जब उसका विरोधी नहीं हुआ तो वह अपने आप ही क्या रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। अश्वमेध यज्ञ पुरोहित करते थे। कौन करते थे? पुरोहित करते थे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। तो जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उसके लिए क्या लेके आते थे? वो उपहार लेके आते थे। वैश्य जैसे सामान्य लोग भी उपहार लेकर आते थे। पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे, उन्हें यज्ञ अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि यज्ञों में शूद्रों को आमंत्रित नहीं किया जाता था प्राचीन भारत के दौरान। जब जनपद थे, दो महाजनपद में जब विकसित हुए, तो उस समय उनको बिल्कुल भी शूद्रों को बिल्कुल निम्न स्तर से देखा जाता था, उनको यज्ञों में शामिल नहीं किया जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं? जैसे दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा। ये कुछ पुराने उस समय के जनपदों के उदाहरण हैं जो पुस्तक में बताए गए हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन पुस्तकों में उनका कोई उल्लेख नहीं किया है, तो इसलिए हमने उसको शामिल भी नहीं किया है। आगे हम बात करें कि जनपद के जो लोग थे, आम लोग जैसे हम कह रहे हैं, जो बस्तियों में रहते थे, तो बस्तियों के लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। सीधी सी बात है कि जो नगर था उसके लिए भोजन की आवश्यकता है, और आम लोग थे उनके लिए भी भोजन की आवश्यकता है। तो वो उस रूप में वे धान, चावल, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों आदि फसलों को उगाकर वह आवश्यकता की चीजों की क्या करते थे, पूर्ति करते थे। तो आज के मान सकते हो कि जो आम जन थे उस समय, वो क्या थे? कृषक थे, किसान थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन पर वह चित्रकारी भी करते थे, तो इन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में भी माना जाता है। धीरे धीरे जनपद महाजनपद में बदल गए। धीरे धीरे किस में बदल गए? जनपद महाजन, क्योंकि एक जनपद ने दूसरे जनपद को क्या कर लिया, जीतना शुरू कर दिया। तो अब जनपद बड़े स्वरूप में आकर महाजनपद बन गए। तो अब हम बात करेंगे महाजनपदों के बारे में। देखिए, महाजनपद बने 2500 साल पहले बने। इनकी राजधानी के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। देखिए, किलेबंदी लकड़ी के रूप में, पत्थरों के रूप में और ईंटों की दीवारों की, बड़ी बड़ी दीवारों के रूप में किलेबंदी की गई, क्योंकि महाजनपद में क्या है, राजधानी को विशाल बनाया जाता था। तो वह विशाल बनाने के लिए उसमें रहने वाले नगरवासियों की चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि से क्या की गई, किलेबंदी की गई। प्रमुख महाजनपद जो बने वे वैशाली, मगध, कौशाम्बी, गांधार, हस्तिनापुर, पांचाल, अवंती, कुरु प्रमुख महाजनपद बने। और यह महाजनपद राजा जो है वह सेना रखते थे, महाजनपद के राजा।
सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था। देखिए, आहत सिक्के सबसे प्रारंभिक सिक्के माने जाते हैं, तो इनके रूप में ही राजा क्या करता था, भुगतान करता था। राजा कर वसूल करते थे। देखिए, राजा उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित कर लेने लगे, क्योंकि उन्हें सिपाहियों को या अन्य खर्चों के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने फसलों पर, कारीगरों पर, पशुपालकों पर, व्यापारियों पर, आखेटकों पर, संग्राहकों पर, जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर क्या लगाए, उन्होंने कर लगाए। तो इस तरह से राजा ने अपने धन की क्या की, कर लगाकर व्यवस्था की। तो अब धीरे धीरे जो है वो शासन करने का स्वरूप क्या हुआ, चेंज हुआ, बदल गया। देखिए, कृषि में दो प्रमुख परिवर्तन हुए। महाजनपद काल में कृषि में दो प्रमुख परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन कि हल्के फाल लोहे के बनने लगे, जिससे कृषि करना आसान हो गया, क्योंकि लोहे से खेतों की जुताई आसान हो गई और लंबे क्षेत्रफल को कृषि करने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। लोगों ने धान के पौधे का रोपण करना शुरू कर दिया, जिससे पैदावार बढ़ी। पहले धान जो है वो बीजों को बखेर कर पौधे तैयार करके पैदा किया जाता था, लेकिन जब रोपाई में सही सलामत पौधों को जो रोपा जाता था तो पैदावार धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे महाजनपद के राजाओं के पास अधिशेष भी क्या है, बचने लगा। तो महाजनपद के राजाओं ने अन्य छोटे छोटे जनपदों को जीतने के क्या किए, प्रयास किए, युद्ध किए, उनको जीता और अपने राज्य को विशाल बनाते चले गए। इसी तरह का एक महाजनपद है मगध महाजनपद, जिसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मगध महाजनपद उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए, शक्तिशाली महाजनपद होने के तीन प्रमुख कारण हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि के लिए, तो इसको आप याद रखें, बहुत ज्यादा मोस्ट है ये। पहला कारण था कि मगध जो साम्राज्य था वह गंगा और सोन नदियों के बीच में था, जो दोआब क्षेत्र है, जहां पर पैदावार क्या होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। जंगल से हाथियों की सेना हेतु उपलब्धता थी, मतलब पास में जंगल था, एक बड़ा जंगल था, वहां पर हाथी पाए जाते थे, तो हाथियों को ले आते थे, उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में रख लेते। और जंगल से आसानी से उनको क्या है, लकड़ी भी उपलब्ध थी, तो वह अपने मकानों में, परकोटा बनाने में इसका उपयोग करते थे। तीसरा प्रमुख कारण था लोहे की अयस्क की खानें, यानी मगध क्षेत्र में लोहे की अयस्क की खानें पड़ती थी, जिससे लोहे के मजबूत औजार व हथियार बनाते थे जो युद्ध में काम आते थे, जिससे कि मगध सेना धीरे धीरे विशाल होती चली गई और उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों को भी क्या कर लिया, जीत लिया। आगे हम बात करें, मगध में दो शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु ने आसपास के जनपदों को सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। महापद्म नंद एक अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं, इन्होंने अपना राज्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम तक भी क्या किया, फैलाया, यानी इन्होंने बिंबिसार और अजातशत्रु से भी ज्यादा अपना राज्य क्षेत्र कर लिया। प्रारंभिक मगध की जो राजधानी थी वह राजगृह है, जो वर्तमान में राजगीर है बिहार में, ये कहाँ पड़ती है, बिहार में पड़ती है। और बाद में जो राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में कहाँ है, पटना, यह भी कहाँ पर है, बिहार में। तो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगृह है, वर्तमान में इसे राजगीर के नाम से जाना जाता है बिहार में। और बाद में जो प्रमुख राजधानी बनी वह है पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, पटना नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें कि जब मगध साम्राज्य भारत में बढ़ रहा था तो 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय की आकांक्षा लेते हुए मिस्र को जीता, इसने पश्चिम एशिया को जीतता हुआ भारत की ओर आगे बढ़ा और ब्यास नदी तक वह आ गया। और उसने इच्छा की कि हमें जो भारतीय राजा हैं उनके साथ क्या करना है, युद्ध करना है। तो जब उसने मगध की ओर कूच किया तो उसके सिपाहियों ने क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों यानी मगध के शासकों के पास एक बहुत बड़ी पैदल सेना, रथ और हाथियों की विशाल सेना है। तो सिपाहियों के मना करने के कारण जो मैसिडोनिया का राजा है सिकंदर लौट गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिकंदर ने संपूर्ण विश्व को कभी भी नहीं जीता। तो सिकंदर जो वास्तविक विश्व विजेता नहीं था, लेकिन अधिकतम क्षेत्र उसने अपने समय जीता था, एक महान योद्धा भी था वो। आगे हम बात करें, दूसरा एक महाजनपद है वज्जी महाजनपद। देखिए, जहां पर मगध में राजाओं का शासन था, तो वज्जी महाजनपद यह राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था, यह एक गण या संघ था। गण या संघ इसकी राजधानी थी वैशाली, जो बिहार में है। गण या संघ में प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, यानी गण या संघ उसे कहते हैं जो कई व्यक्ति मिलकर किसी भी प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र का क्या चलाते थे, शासन चलाते थे। तो उसे क्या बोला जाता है, गण या संघ बोला जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या माना जाता था, राजा माना जाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ करते थे, आपस में बातचीत करते थे, वाद विवाद करते थे और शत्रु आक्रमण से निपटने के लिए चर्चाएं भी ये सभी राजा करते थे।
जब इनकी बैठकें होती थी तो उन बैठकों में स्त्रियां, दास, कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्त्रियां गण या संघ की बैठकों में भाग नहीं लेती थीं। दीघ निकाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीघ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इससे वज्जी संघ के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। वज्जी संघ लगभग 1500 साल तक चलता रहा। बाद में गुप्त शासकों ने विजय प्राप्त कर इसे अपने राज्य में मिला लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गण या संघ को समाप्त करने वाले शासक कौन है, तो गुप्त वंश के शासकों ने गण या वज्जी संघ को क्या किया था, समाप्त किया था। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, तो देखिए नए शासक कब बने, 3000 साल पहले, मतलब जब जनपद बने। महाजनपद कब आए, 3000 साल पहले, मतलब महाजनपद भी जनपद के साथ ही बने। सिकंदर का आक्रमण और दीघ निकाय का लेखन कब हुआ, 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ, 1500 साल पहले। तो इस तरह से हमने बहुत ही कम समय में जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में महाजनपद काल के बारे में बताया गया, जनपद और महाजनपद काल के बारे में बताया गया है। उस चैप्टर को शॉर्ट और सही तरीके से हमने इसका अध्ययन कर लिया। तो सभी स्टूडेंट जो एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीके की कोई सी भी एग्जाम हो। यदि हम इस एनसीईआरटी का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक समझ विकसित होती है और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ये जो ज्ञान है हम आपको दे रहे हैं वह सभी स्टूडेंटों को मिले और सब लाभान्वित हों। इसी के साथ अन्य जो हमारे हिस्ट्री विषय की जो श्रृंखला है प्राचीन भारत से संबंधित क्लास 6 की, उन वीडियो को भी जरूर देखें। नमस्कार, धन्यवाद।